Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear lovely students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And wait. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. मैं डिटेल में समझा था. अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उस कंसेप्ट को क्लियर आउट करो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ब्रीदिंग जो है हमारे हर एक टर्म से, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. क्योंकि टॉपिक ही तो यही है, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. और रेस्पिरेशन जो है एक इंटरनल प्रोसेस है, पर ब्रीदिंग जो है एक एक्सटर्नल प्रोसेस है. तो ब्रीदिंग के बारे में पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जल्दी से जाना है अगर वीडियो नहीं देखी तो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली ब्रीदिंग आपने पढ़ा. ब्रीदिंग में हमने ये देखा था कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है. ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एक्सपेल आउट करते हैं. इसे हम ब्रीदिंग रेट भी बोलते हैं, जो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है किसी ह्यूमन एडल्ट की. दैट मीन्स द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट. और ये स्लोएस्ट और मैक्सिमम हो सकती है, डिपेंड करता है कि कब कौन सी एक्टिविटी हो रही है, यानी कि बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. अब ये ब्रीदिंग प्रोसेस में हमें समझ तो आ गया कि हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं. एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है? हम इनहेल करते हैं तो कैसे वो जो विंड है वो हमारे फ्रॉम वन पार्ट से अदर पार्ट मूव करती है. तो ये सारा हमने डीप में कॉन्सेप्ट समझना है. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस ब्रीथिंग प्रोसेस में, ये भी हम देखेंगे. सो आर यू इंटरेस्टेड? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो अब क्या फॉलोइंग पॉइंट्स है वो देखो ज़रा, ध्यान से देखना है. सबसे पहले हमारा जो हम सांस लेते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आर नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स जो होते हैं हमारे नोज के दो होल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. इसी नॉस्ट्रल के थ्रू हम जो है एयर को इनटेक करते हैं. दैट मीन्स एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं. तो व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नेजल कैविटी. तो नॉस्ट्रल से कहाँ जाता है? नेजल कैविटी में जाता है. तो यहाँ पर हो गया नॉस्ट्रल्स. तो इस नॉस्ट्रल से एयर कहाँ जाती है? इस कैविटी में. और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी, या इसे हम नेजल पैसेज भी बोलते हैं. आपको ध्यान रखना है. देन फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. अब नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है. और लंग्स जो है कहाँ लोकेट होते हैं? आपको ध्यान रखना है, चेस्ट कैविटी यानी कि थोरैसिक कैविटी में लंग्स जो है लोकेटेड होते हैं. और लंग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इसलिए इस कैविटी के सराउंडिंग में 12 पेयर्स की बोन सिस्टम होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसे हम रिब केज बोलते हैं. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी. और लंग्स के जस्ट नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, जो चेस्ट कैविटी के फ्लोर पर होती है. तो क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले एयर कहाँ से मूव करती है? नॉस्ट्रल से मूव करती है. देन क्या आता है? नेजल पैसेज आता है, जिसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं. और नेजल पैसेज में फाइन एयर्स और म्यूकस की लेयर होती है. फाइन एयर्स और म्यूकस की लेयर होती है जो एयर को फिल्टर करती है. तो एयर को फिल्टर करना क्यों ज़रूरी है? तभी कहा जाता है सांस जो है मुंह से नहीं लेनी चाहिए, हमें नोज से लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि नोज में जो फाइन हेयर्स होते हैं और जो म्यूकस होती है वो क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं. क्योंकि एयर के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स और पॉलन्स होते हैं जो इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं हमारे नेजल कैविटी में. अब नेजल कैविटी से सारी की सारी विंड जो है वो मूव करती है फेरिंग्स के थ्रू. फेरिंग्स से डायरेक्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई एंड देन लंग्स. तो लंग्स ध्यान रखना है चेस्ट कैविटी यानी कि थोरैसिक कैविटी में लोकेट होते हैं. और जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, कैसे लंग्स जो हैं वो बोनी लाइक स्ट्रक्चर में जो हैं लोकेटेड है. तो ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये बोन्स की फॉर्म में लंग्स को क्या करा गया? प्रोटेक्ट करा गया. और इसे हम बोलते हैं रिब केज. और इस चेस्ट के फ्लोर पे, इस चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे क्या है? ये डोम शेप आपको जो दिखाई दे रहा है मस्कुलर शीट, इसे डायफ्राम बोलते हैं. तो डायफ्राम, लंग्स और रिब्स की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग इनहेल
और एक्सेल के टाइम। ब्रीथ इन, दैट मीन्स इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं एक ही साथ। कौन से दो प्रोसेस होते हैं? जब हम इनहेल करते हैं तो जो मसल्स होते हैं, मसल्स बिटवीन दी रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड। तो रिब की जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और जो चेस्ट फ्लोर पर डायफ्राम था, जो मस्कुलर फ्लोर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ध्यान रखना है, रिब केज अपवर्ड डायरेक्शन और डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से चेस्ट कैविटी में एक स्पेस इंक्रीज हो जाता है और हवा जो है वो प्रॉपर्ली लंग्स के अंदर फिल आउट हो जाती है। तो लंग्स जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर जो है प्रॉपर्ली सक इन हो जाती है और लंग्स जो है वो फिल्ड हो जाते हैं प्रॉपर्ली विद एयर एंड एक्सपैंड। डायग्राम में देखो जरा, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो रिब्स कहाँ जाएंगे? रिब्स जो है अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे और डायफ्राम की जो शेप होती है वो डोम शेप होती है। और डोम शेप डायफ्राम जो है, जो चेस्ट कैविटी में है, मस्कुलर फ्लोर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में स्पेस जनरेट हो जाता है और लंग्स के अंदर एयर जो है प्रॉपर्ली फिल हो जाती है। इसलिए हमारी चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सपैंड हो जाती है और जब एक्सहेलेशन होता है तब चेस्ट कैविटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि हवा जो है बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है। तो उस केस में जब एक्सहेलेशन होता है तो रिब्स अपनी दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और डायफ्राम जो है वो अपर पार्ट में मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स वो डोम शेप दोबारा से बन जाती है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम रिब केज और डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से लंग्स में हवा भरती है और लंग्स से हवा एक्सपेल आउट होती है। ऑक्सीजन रिच एयर अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है एक्सपेल आउट होती है। तो जरा देखो, ब्रीदिंग आउट दैट मीन्स एक्सहेलेशन। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है ये ब्रीद इन का। तो इसमें द मसल्स ऑफ द रिब्स रिलीज कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। वहाँ क्या हो रहा था? आउटवर्ड डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है। और डायफ्राम रिलीजेस एंड मूव अपवर्ड। और इन वाले केस में क्या होता? ब्रीदिंग इन वाले में, उस वाले में डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। This downward movement of rib cage and upward movement of diaphragm decreases the space in our chest cavity and makes it smaller. तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। पहले वाले केस में वो चेस्ट कैविटी जो है एक्सपैंड हो जाती है। When the chest cavity becomes smaller, the air is pushed out of the lungs. तो ये थे दो प्रोसेसेस जिसे हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो हमने देखा कैसे रिब्स की मूवमेंट हो रही थी, डायफ्राम की मूवमेंट हो रही थी और चेस्ट कैविटी की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर हवा इन और लंग्स के बाहर हवा आउट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न एंड ग्रो बेटर।